अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे हैं बिला तकल्लुफ़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे गैर कानूनी तजावुज़ात के हवाले से, इंक्रोचमेंट्स के हवाले से। कराची में हमने ये देखा कि किस तरीके से इंक्रोचमेंट्स की डिबेट रही, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी सामने आया, एग्जीक्यूटिव बॉडी इस काम को मुकम्मल करने में भी दिखाई दी, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के भी इसमें कंसर्न हैं। नेस्ला टावर अब भी एक डिबेट है, इस पर अब भी गुफ्तगू हो रही है। साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में बात करेंगे एमिनिटी प्लॉट्स के हवाले से, उनके मिस यूज़ के हवाले से। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं इसमें नामजद हैं, किस तरीके से वो जो है मिसयूज़ कर रहे हैं इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ मजीद और प्रोग्राम में भी हम बात करेंगे स्टील मिल के हवाले से, कुछ स्कूल डेस्क करप्शन के ऊपर भी बात करेंगे और मलिर एक्सप्रेस वे के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहला मौजू हमारे प्रोग्राम में होगा आज एमिनिटी प्लॉट्स के हवाले से और इंक्रोचमेंट्स के हवाले से। सैयद आदिल गिलानी साहब से गुफ्तगू करेंगे, इस पर जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर उनकी क्या राय है और क्या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वो आज हमें प्रोग्राम में देना चाहेंगे। फॉर्मर एम्बेसडर हैं, एक्स कंसल्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन के एमडी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इनको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, प्रोग्राम में सबसे पहले एमिनिटी प्लॉट्स के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। दो प्राइवेट हॉस्पिटल्स साउथ सिटी और ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, इसके हवाले से इन पर एलिगेशंस हैं और डॉक्टर आसिम साहब जो इनके ऊपर मज़ीद और भी केसेस रहे, नैब के हवाले से भी इनका जो किरदार है उस पर काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए गए, क्या कहेंगे आप इस पर? ये परसों यहाँ पे हेयरिंग थी और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में बेंच आया था और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भी 4 डिफरेंट केसेस लगे हुए थे, जिसमें कि मुझे कि उस ज़माने में मैं चेयरमैन होता था जब हमने कंप्लेन की थी, वो ये थी कि कराची में जो गैर कानूनी प्लॉटों के केस थे, क्लिफ्टन का प्लॉट 300 एकड़ ज़मीन पूरी की पूरी बीच है, वो अलॉट कर दी थी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक बिल्डर को। फिर DHA के साथ से जो है मली नदी है उसकी 530 एकड़ प्लॉट अलॉट कर दिया इलीगल, 300 एकड़ प्लॉट अलॉट कर दिए इलीगल, 1100 एकड़ अलग कर दिए। तो उस सिलसिले के अंदर हमने केसेस फाइल किए जो कि 2500 गज प्लॉट जो है वो कैंसिल हुए थे, तो उस सिलसिले में बुलाया था। इसमें जो इस दफ़ा केस के अंदर इन्होंने क्लिफ्टन के एमिनिटी प्लॉट्स का जो है पूरी की पूरी डिटेल मांगी थी, ख़ासकर 2 हॉस्पिटल्स की। देखिए ये जो है ST प्लॉट्स के अंदर 2 हॉस्पिटल हैं बने हुए, एक ज़ियाउद्दीन मेमोरियल हॉस्पिटल और एक साउथ सिटी। सर लेकिन सबसे पहले ज़रा ये क्लियर कर दीजिएगा, ये ST प्लॉट्स और एमिनिटी प्लॉट्स ही हैं क्या? तो ये जो उन्होंने मांगे थे, तो पिछली हेयरिंग में ये अंदर पूछा गया था कि इसके क्लिफ्टन स्कीम 6-5 है KDA की, KDA स्कीम नंबर 5, और इत्तेफाक की बात है कि मैं इस स्कीम में 1968 में मैंने ये स्कीम एज अ इंजीनियर डेवलप की थी। मैं KDA में जॉब करता था इंजीनियरिंग पास करके। तो इसमें जो प्लॉट की प्लॉटिंग होती है उसमें रेजिडेंशियल प्लॉट आते हैं, उसमें कमर्शियल प्लॉट आते हैं, उसमें इंडस्ट्रियल प्लॉट आते हैं, उसमें पार्क्स आते हैं। तो ये जो है रेजिडेंशियल कमर्शियल है, ये प्लॉट जो हैं ये ऑक्शन से अलॉट होते हैं या उसके प्रोसीजर से। बाकी एमिनिटी प्लॉट्स हैं कि उसमें एमिनिटी एरियाज़ के अंदर जो है वो पार्क्स हैं, एमिनिटी एरिया में जो रोड्स हैं, उसमें सर्विसेज के ऑफिसेज हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स हैं और हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट के, उसके अंदर मस्जिदें हैं और मज़हब की और चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें एमिनिटी प्लॉट्स में आते हैं। एमिनिटी प्लॉट जो है उसकी कीमत जो है वो सब्सिडाइज होती है जस्ट फॉर द पब्लिक पर्पस, कि वो पब्लिक की फैसिलिटी के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन उसको प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अगर ओवरटेक कर लें और क्या ये अगेंस्ट द लॉ नहीं है? नहीं, मैं ये बता रहा हूँ ना आपको, आपने पूछा था कि ये बता रहा हूँ, एमिनिटी प्लॉट जो हैं उसकी डेफिनेशन ये है कि वो सब्सिडाइज रेट पे, अगर कमर्शियल प्लॉट 1 लाख रुपए गज पे है तो एमिनिटी प्लॉट जो है 5 रुपये गज पे दिया जाता है, कि वो उस एरिया के, उस शहर के लोगों की फैसिलिटी के लिए। कि कुछ प्लॉट फ्री दिए जाते हैं जैसे गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज़ के लिए। उस ज़माने में तो ये होता था कि बिजली फ़ोन सब प्राइवेट नहीं थे, गवर्नमेंट के थे, तो उनके लिए ऑफिस बनते थे, वो सब चीज़ें रखी जाती हैं। तो यहाँ पर जो हुआ पिछले उसके अंदर एमिनिटी प्लॉट के अंदर एक ख़ास वर्ड डाला हुआ है ST प्लॉट्स। एक पार्क्स के प्लॉट्स हैं वो अलग हैं, एक ST प्लॉट्स है। ST प्लॉट जो है वो पब्लिक यूटिलिटी के प्लॉट्स होते हैं और पब्लिक बिल्डिंग के होते हैं, वो प्राइवेट को नहीं दिए जा सकते। ठीक, उसका बड़ा क्लियर कट है कि उसका प्रोसीजर है KDA रेगुलेशन 1971 का, उसके हिसाब से। तो उसमें ये 2 प्लॉट जो हैं ये उसमें पूरी की पूरी पिछले हेयरिंग के अंदर उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था KDA को और शहरी को, अंबर अली भाई आई थी वहाँ पे, कि आप पूरा बताएं कि इसके अंदर ये ST प्लॉट्स जो पूरे क्लिफ्टन में हैं और कॉम प्लॉट्स हैं, कमर्शियल प्लॉट्स, उनके बताएं कि मिसयूज़ कैसे हुआ है और टोटल किसने अलॉट किया, क्या हुआ। तो पूरी डिटेल है, कोई 150 प्लॉट्स की वो सबमिट हुई है, अगली हेयरिंग में उसका सामने आएगा। क्योंकि चीफ जस्टिस ने ये ऑर्डर दिया हुआ है राइटिंग में कि जो प्लॉट्स हैं कराची के
30 साल पहले की जो उसकी स्टेट है उसे वापस लाया जाए। जो एम्यूनिटी रहा जाएगा, जो रेजिडेंशियल होगा, कमर्शियल हो गया, ख़त्म किया जाए। तो ये 2 प्लॉट जो हैं जो हॉस्पिटल के इस्तेमाल हो रहे हैं, ये गैर कानूनी हैं। तो सही, ये जो इतने तो बड़े ये गैर कानूनी है, इसके लिए हॉस्पिटल्स- मैं आपको बता रहा था कि ये जो दयाउद्दीन हॉस्पिटल है, ये प्लॉट नंबर है ST4। ये कोई 6 एकड़ 7 एकड़ का एरिया था और ये 1978 में इसको जो है बनाया गया था प्लानिंग के हिसाब से। और ये गवर्नमेंट का हॉस्पिटल था, ट्रॉमा हॉस्पिटल। गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, हेल्थ डिपार्टमेंट को ये अलॉट हो गया था और उन्होंने उसकी लीज भी हो गई है, उसको उन्होंने उस पर अपने हॉस्पिटल की प्लानिंग कर ली और हॉस्पिटल के डॉक्टरों के लिए मकान भी बनाने शुरू कर दिया। अब 8 या 10 मकान मौजूद हैं। वो मकान जो है आज गवर्नमेंट यूज़ कर रही है, नैब भी यूज़ कर रही थी पिछले दिनों में उन मकानों को। 1994 में बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट आई और उन्होंने आके ये दयाउद्दीन हॉस्पिटल को अलॉट कर दिया, वो कि ये प्राइवेट को ऐसा नहीं अलॉट हो सकता क्योंकि गवर्नमेंट का, यानी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, गवर्नर हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस है या सेक्रेटेरिएट है, ये अलॉट किसी को नहीं। सुप्रीम कोर्ट की जगह अलॉट कैसे हो सकते हैं, किसी को और कैसे किए जा सकते हैं। जब इनको अलॉट कर दिया तो इनको अलॉट किया था चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट में कोर्ट के अंदर कहा गया कि ये आप बताएं कि चैरिटेबल, जी हाँ चैरिटेबल है, क्या चैरिटी, इसमें हम पैसा नहीं कमा रहे, पैसा नहीं कमा रहे इसकी तो सर रेट्स जो होते हैं उनके, वो क्या तो चैरिटेबल उन्होंने ये जज ने पूछा कि आपके यहाँ तो एक आदमी का बिल जो है एक दिन का जो है वो लाखों रुपए में आता है, तो इसका मुझे अकाउंट दें। और उसके लिए जब कहा गया तो उसमें उनके जो वकील थे अंदर मंसूर खान, उन्होंने कहा कि ये मैं आपको प्रूव करूँगा कि ये चैरिटेबल है, ये गरीबों के लिए फ्री इलाज कर रहे हैं। फिर वो साउथ सिटी हॉस्पिटल का आया। साउथ सिटी हॉस्पिटल के अंदर भी यही है कि वो प्लॉट जो है वो पब्लिक बिल्डिंग था और उसके अंदर जो है पब्लिक ऑफिस होना था, डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस हो गया या कमिश्नर हो गया या कोई और गवर्नमेंट की बिल्डिंग हो गई, उसको उन्होंने अलॉट किया था। एक इसमें आप देख रहे होंगे कोई ट्रस्ट था 1974 में और उन्होंने कहा ये हमने चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाना है, उसको अलॉट कर दिया। वो इलीगल था, वो अलॉट कर दिया उन्होंने, वहाँ पे उसको फिर हॉस्पिटल बना दिया, कमर्शियल हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल की फ़ीस ये है कि अगर एक पेशेंट आ जाता है कोविड का तो वो 2-2.5 लाख रुपए रोज़ का उसकी पेमेंट होती है, 10 दिन के अंदर वो 25 लाख का। उसके साथ ही उन्होंने बैग पे पार के उसको भी टेक ओवर कर ली। तो इसका भी कहा कि ये लीगल है, उसके डॉक्यूमेंट दिए, आप देख रहे होंगे हमने सारे ये डॉक्यूमेंट जो है वो सप्लाई कर दिए शहरी को, शहरी ने जमा भी करा दी उसको कोर्ट के अंदर, और ये सब इसके अंदर है कि ये लीगल है। तो उसमें अंदर ये है कि अब लोगों का सवाल है कि ये हॉस्पिटल तोड़ दिए जाएंगे, ये तोड़े नहीं जाएंगे, ये हॉस्पिटल जो है ये लीगल बने हैं, अब इसको रेगुलराइज तो करना होगा, मगर ये कब तक चलेगा इस तरह का कि ये आपकी जो इलीगल क्या सिलसिला रुकेगा इससे? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये जो अगर रेगुलराइज भी हो जाता है तो क्या फिर ये सिलसिला रुकेगा, ये जो गैर कानूनी सिलसिला जारी है? इसके बाद आप देखेंगे उन्होंने नेस्टा टावर का केस उठाया, उन्होंने इसका केस उठाया, अपने जो अपनी गुजर नाले पे लोगों के मकान निकाले। तो गुजर नाला का जब हुआ तो उसमें सिंध गवर्नमेंट ने आके बाद एडवोकेट जनरल ने कहा कि जी हमें इसके लिए 7,000 मकान बनाने हैं, हमने कोई 400 एकड़ ज़मीन अलॉट कर दी है, हमें आप पैसा जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो मलिक रियाज का पैसा है फाइन का जमा हुआ है बहरिया टाउन का 460 अरब में से, उसमें 10 अरब दे दें। तो जज ने कहा इसका क्या ताल्लुक है उसके पैसे से, आपके पास बोला हमारा पैसा नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट भी नहीं दे रही। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके पास जो है वो 2,000 अरब रुपए का गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने पैकेज दिया है, आपका अपना है, तो ये 10 अरब क्यों आपको? सर क्या सिंध गवर्नमेंट सब्स्टिट्यूट देगी गुजर नाले के जो अफेक्टीज हैं उनको? उन्होंने प्रॉमिस किया है, तो जज ने ये कहा कि आप करेंगे ये, उस पैसे पे अंदाजा नहीं रखे, वो पैसा जो है वो आपने तो दे दिया था, आपने तो ज़मीन दे दी थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको उठाया है, नैब ने उठाया, तो उसकी वजह से ये लीगल आया, उसका डिसाइड जो है सुप्रीम कोर्ट करेगी। सर नेस्टा टावर के अंदर ये हुआ कि उसकी जो ज़मीन है वो उसकी लीज जो है वो सिर्फ 740 गज की थी और उसके उन्होंने 300 गज जो है ज़मीन और अलॉट हो गई थी उनको। उस ज़माने में कमिश्नर होते थे 1957 में, जब ये कराची कैपिटल था, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं होता था, तो उसकी पावर थी वो, मगर वो रेगुलराइज नहीं हुई। वो ज़मीन जो दी गई है सिंधी मुस्लिम की है, उसकी लीज अभी तक नहीं हुई है, तो वो सारा वो इसका बहस चल रही थी। इसका क्विकली जवाब दे दीजिए, ब्रेक पे जाना है, कि क्या इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग जिन्होंने इन्वेस्ट किया, क्या उनका भी कसूर है? वो तो कह रहे हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग एसबीसी है, कि ये तमाम इन्वेस्टर का कसूर है। वो जब बुक कराते हैं, जब कोई आदमी कागज़
मकान लेता है, ज़मीन लेता है, तो उसके कागज़ देखे कि वो लीज़ है कि नहीं है। इसके लीज़ नहीं है। सर लेकिन स्टेट का क्या रोल हुआ यहाँ पर, जो ये सिंध स्टेट वो गवर्नमेंट है? डॉक्यूमेंट जाली थे, जी। वो जाली थे, और जिन्होंने जाली डॉक्यूमेंट बनाए गवर्नमेंट के अफसरों के, उनको सज़ा सुप्रीम कोर्ट को देनी चाहिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे स्टील मिल के हवाले से क्या करप्शन है, क्या इरेगुलरिटीज़ हैं, और प्राइवेटाइजेशन के नाम के ऊपर क्या कुछ हो रहा है और हो सकता है मज़ीद आगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे इंक्रोचमेंट्स के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग के ऊपर भी हमने गुफ्तगू की, कुछ हमने बात गुजर नाली के हवाले से बात की। अब प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टील मिल के हवाले से करप्शन, इरेगुलरिटीज़ और बहुत सारे मसाइल का सामना पाकिस्तान स्टील मिल को करना पड़ रहा है। इस वक्त क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान स्टील मिल के हवाले से, उस पर प्रोग्राम में गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। करंटली सैयद आदिल गिलानी साहब से इस पर लॉन्ग एक डिबेट तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमारे साथ एक और मेहमान भी मौजूद है। ममरेज़ खान साहब पाकिस्तान स्टील मिल के स्टेक होल्डर ग्रुप से हैं, उनसे भी प्रोग्राम में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सैयद आदिल गिलानी साहब आपसे कुछ गुफ्तगू करेंगे और इस अहम मामले के ऊपर आपसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, मैं पहले बताऊं, पाकिस्तान स्टील मिल जो है वो 1975 में बननी शुरू हुई थी और 1980 में तैयार हुई थी। और मेरा इससे बड़ा जज्बाती लगाव ये है कि मैंने गैमन पाकिस्तान का मैं चीफ इंजीनियर था, और मैंने वहाँ के स्टील मिल के पूरा सीवरेज सिस्टम मैंने बनाया है, स्टील मिल के पावर प्लांट मैंने बनाया है, स्टील मिल की वर्कशॉप मैंने बनाई है, स्टील मिल की जो जेटी है उसको कन्वेयर मैंने बनाया। तो 4 साल में कंप्लीट हुआ था, 17 अरब रुपये में। बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था, भुट्टो साहब ने बनाया था, 1.1 मिलियन टन का। और उसके बाद जब चलना शुरू हुआ तो पाकिस्तान में उसके उस वक्त भी बनाने से पहले 1976 से पहले जो है वो सारे जो स्टील इम्पोर्टर थे उसको नहीं बनने दे रहे थे कि स्टील पाकिस्तान में जर्मन से फ्री प्लांट बनाने की ऑफ़र आई थी करप्स की, उसको भी मना कर दिया। अब ये चलना शुरू हुआ तो इसके बाद 8-10 साल के बाद जो है इसके अंदर करप्ट हुकूमतों ने आके इसका बेड़ा गर्क कर दिया। और आज जो है ये पिछले 8 साल से, जब से ये पीपल पार्टी का जो दौर आया था 2008 का, इसका सत्यानाश हो गया। ये कि 400-500 अरब के लॉस में है। और हर हुकूमत आके अपोजिशन में होते हैं तो इसके कहते हैं कि हम इसको चलाएंगे, हम इसको रिवाइव करेंगे, ठीक करेंगे, और लेबर कोई 17-18 हज़ार लेबर है उसको हम तनख्वाहें देंगे। और जब गवर्नमेंट में आते हैं तो उसको प्राइवेटाइजेशन में आते हैं। इसका प्राइवेटाइजेशन भी किया था पिछले दिनों परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में, वो इलीगल हो गया तो उसके अंदर में लैंड ग्रैबर आ गए थे। वो डिफरेंट एक बड़े यहाँ पे स्टॉक ब्रोकर हैं, आज भी वो उसी के अंदर लगे हुए लेने के लिए। अब भी इसके अंदर जो है वो हफ्को वाले बीच में घुस गए हैं। और इसके अंदर जब ये करप्शन का जो हाल ये है कि आज प्राइवेटाइजेशन इसकी जो हो रही है उसका तरीक़ेकार टोटल गलत है। और इसके जो कहने की आप सब सुन रहे होंगे कि इसके गोल्डन हैंडशेक दे दिया हमने, ये कर दिया, किसी को एक झेला नहीं दिया। और इसके अंदर जो है इसके जो है वो प्राइवेटाइजेशन के अंदर लोगों के अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि इसकी ज़मीन जो है आप बेच नहीं सकते। 2019 का ऑर्डर है गुलजार का, जस्टिस गुलजार साहब ने ऑर्डर दिया है। मगर ये ज़मीनें बेचने के चक्कर में कभी ये 1500 एकड़ ज़मीन सिंध गवर्नमेंट को देते हैं, कभी कोई बीच में आ जाता है इसके इस्लामिक जोन बनेगा, चाइना जोन बनेगा, कभी पोर्ट कासिम बीच में आके ले लेती है, कभी सो कंफ्यूजन का तो ये शिकार बहुत है सारी क्या चीज़ें। तो इसके लिए जो इस वक्त हालात ये हैं कि ये हुकूमत आई है, इस हुकूमत के जो मिनिस्टर है प्लानिंग के असद उमर साहब, उन्होंने आके कहा था कि इसको हम चलाएंगे। आज वो चला नहीं रहे, इसको हम प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। आज वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं, हम लेबर की तनख्वाह देंगे, लेबर की तनख्वाह नहीं दे रहे। और मोहम्मद मियाँ समरो साहब आगे बैठ के इसके ऊपर, ये आज मिनिस्टर हैं जिसका सारा हाल जो है ममरेज़ खान साहब बताएंगे। ममरेज़ साहब, आप बताएं कि इस वक्त क्या स्टेटस क्या है प्राइवेटाइजेशन का या लेबर की तनख्वाहों का और गोल्डन हैंडशेक का। बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक कि इसकी प्राइवेटाइजेशन का तल्लक है वो नॉन ट्रांसपेरेंट है। पाकिस्तान स्टील मिल के एम्प्लॉइज़ को एतमाद में नहीं लिया गया और पाकिस्तान स्टील मिल की जो ज़मीन है उसको स्पेशल इकनॉमिक जोन को 1500 एकड़ दी गई है और 1200 एकड़ वो दी गई है जो नेशनल इंडस्ट्रियल पार्क, तवारकी स्टील और आयशा स्टील। ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि ये जो माफिया है वो इसको ज़मीनों की वजह से
चाह रहा है कि इसको प्राइवेटाइज हो जाए और उस सिलसिले में कोई एहतसाब न हो। इस वक्त स्टील मिल पे 650 अरब रुपए के कर्जे हैं। मौजूदा हुकूमत के दौर में 3 साल में 250 अरब रुपए कर्जे में इजाफा हुआ है। मौजूदा हुकूमत आने से पहले इन्होंने कहा था हम प्रोफेशनल मैनेजमेंट लगाएंगे और मिल को बहाल करेंगे। इन्होंने 3 साल में कोई प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं लगाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया और इन्होंने फैक्टर लीडिंग टू लॉसेस पाकिस्तान स्टील मिल नुकसान में क्यों गई 2005 से लेकर अब तक इन्होंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, एहतसाबी अमल नहीं शुरू किया। ये 2005 से लेकर 2021 तक 12 अरब डॉलर का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया और ये बताया ना कि इसमें इलीगल अपॉइंटमेंट क्या हुए नहीं किया। मिल में आज भी पोटेंशियल है, मिल अपने पांव पे खड़ी हो सकती है। हम लोकल ह्यूमन रिसोर्स को इस्तेमाल करते हुए इसकी अपने जो फंडिंग है, स्टील मिल के पास अपने वसाइल हैं, उनसे ये मिल बहाल हो सकती है। ये हुकूमत बहुत बड़ा फ्रॉड कर रही है इस कौम के साथ जो बग़ैर इसकी इन्वेस्टिगेशन किए और बग़ैर हमें स्टेक होल्डर को सुने हुए, बग़ैर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का इंतज़ार किए जो इसको इसकी प्राइवेटाइजेशन कर रही है। ये मुल्क और कौम के साथ बड़ी ज्यादती है। तो इसका इलाज क्या है? अपील है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं और ममरेज़ साहब इसका आखिर हल क्या है? लोग बरी हो गए हैं, बेगुनाह तो बरी हों, मेरी मिल के पैसे कहाँ गए? ममरेज़ साहब सवाल आपसे ये सवाल है कि इसका हल आखिर क्या है? यही आदिल गिलानी साहब भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर इसका क्या हल। आप कह रहे हैं कि इल्लीगल प्राइवेटाइजेशन हो रही है, तो ये बताइए इल्लीगल प्राइवेटाइजेशन कैसे है? अगर ये इल्लीगल है ममरेज़ साहब तो इसके लिए कानून कहाँ चला गया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर कहाँ चले गए? आज अगर इल्लीगल हो रहा है तो क्यों लोग कोर्ट में नहीं जा रहे, कोर्ट से जाके इनको एक्सपोज नहीं कर रहे? इलीगल अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, कोर्ट में लोग मौजूद हैं मगर कोर्ट डेट नहीं लगा रही, डेट इन ऑफिस है। इस वक्त CA 327 जिसके अंदर स्टील मिल ने यह कहा था कि जी सुप्रीम कोर्ट CEO पाकिस्तान स्टील अपॉइंट करने की गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे जो आके एग्जीक्यूट करे रिट्रेंचमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने ना रिट्रेंचमेंट की कोई डायरेक्शन दी है ना CEO को अपॉइंट करने की, और ये जो CEO इन्होंने लगाया है इसके 6 महीने में 67 अरब रुपए कर्जे और खसारे में इजाफा हुआ है। इसने आके लोगों को इलीगली निकाला है, स्टोर और इन्वेंट्री की चोरियां जारी हैं, डकैतियां जारी हैं। हमने अपील की है हुकूमत से कि इनकी इन्वेस्टिगेशन करें, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। हम बिल्कुल अदालत में मौजूद हैं, इसमें हमारी जितनी ट्रेड यूनियन है वहाँ पे मौजूद है। सर ये बताइएगा ये इलीगल कैसे है, और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कुछ अहम शख्सियात के नाम सामने आ रहे हैं जैसे कि आरिफ हबीब, असद उमर और रज़ाक दाऊद। ये तमाम तर नाम क्या इनका रोल है और आप क्या समझते हैं कि हबको का भी इसमें क्या रोल है? बहुत शुक्रिया जी। हबको का ये है कि ये असद उमर साहब ने इसकी प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट से निकाल के रज़ाक दाऊद साहब को कहा था कि आप इसको ऑपरेशन का प्लान बना के ले आएँ। तो रज़ाक दाऊद साहब ने एक 100 रुपये का स्टैम्प पेपर लेके हबको के साथ साइन किया कॉन्फिडेंशियली एग्रीमेंट एज कंसल्टेंट, जबकि हबको का कोई तजर्बा नहीं है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट की रिवाइवल का। फिर इन लोगों ने जब स्टील मिल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कहा कि आप इनको इंडोर्स करें एज ए कंसल्टेंट, उन्होंने नहीं किया। जब अखबार में खबर आई तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इनको ख़त लिखा स्टील मिल को कि आप PPRA रूल्स के वायलेशन में क्यों इसको अपॉइंट कर रहे हैं। तो उस वक्त स्टील मिल ने कहा हम तो नहीं कर रहे हैं, ये मिनिस्ट्री कर रही है। ये इलीगल इसलिए है कि आरिफ हबीब ग्रुप 2006 में प्राइवेटाइजेशन के पीछे था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये ओमिशन और कमीशन में इन्वॉल्व है, वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन और आरिफ हबीब ये मिले हुए हैं आपस में। इन्होंने मिल के पाकिस्तान स्टील मिल का उस वक्त जो फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट का इस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, उसकी रिव्यू पिटीशन फाइल की हुई है। अभी तक वो रिव्यू पिटीशन 16 साल हो गए हैं, वो डिस्पोज ऑफ नहीं हुई, तो उसकी डिस्पोजल से पहले ये कैसे कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ये कम अज़ कम आज तक देखते हैं कि ये स्टील मिल गई क्यों है, फैक्टर लीडिंग टू लॉसेस क्या हैं, वो तो ये देख नहीं रहे हैं। न इस हुकूमत ने कहा था हम स्टील मिल बहाल करेंगे, इंतज़ामिया जो है प्रोफेशनल लगा के, इन्होंने 3 साल में इंतज़ामिया नहीं लगाई, इन्होंने बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया, इन्होंने वजूहात और असबाब और ज़िम्मेदार कौन है इस स्टील मिल की तबाही के वो नहीं किया, और एहतसाबी अमल नहीं शुरू किया।
650 अरब रुपए के लॉसेस हो गए हैं। मुझे बताएं तो सही इसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है सर यहाँ पे जो है मैं आदिल गिलानी साहब से भी जानना चाहूँगी कि सर ये कौन जिम्मेवार है, ये सारे बड़े नाम आपको थोड़ा सा इस पे आप क्विकली बता दीजिए। ये हमने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया था और उसका जवाब आया कि स्टील मिल का जवाब मौजूद है कि ये हम नहीं कर रहे, ऊपर से प्राइम मिनिस्टर हाउस से ऑर्डर आ रहे हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस को इन्वॉल्व कर दिया है, रिकॉर्ड पे मौजूद है। ये हुकूमत जाएगी तो ये नैब का केस बनेगा और ये हमारे रिकॉर्ड में स्टील मिल का जवाब मौजूद है कि ये प्राइवेटाइजेशन के लिए जो कमेटी बनाई है वो हमें ऑर्डर दिया गया है, विच इज इलीगल, पीपीआरए के वायलेशन है। नैब का 1999 का एनुअल सेक्शन 9 के साथ करप्शन है ये, और ये इसका बहुत ज़्यादा इसका बाद में इसका आएगा। इनको पता नहीं हो रहा कि ये जो कर रहे हैं ये सही है। जैसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान की जो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इलीगल काम कर रही है स्टील मिल के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ममरेज़ खान साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, तफसीली गुफ्तगू के लिए हमारे साथ। एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे स्कूल डेस्क के मामले के ऊपर। एक करप्शन का केस जो कि लिटरेसी डिपार्टमेंट और एजुकेशन के हवाले से है, इस पर डिटेल गुफ्तगू करेंगे और कुछ मलिर एक्सप्रेस वे के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हमने प्रोग्राम में स्टील मिल्स के हवाले से डिटेल गुफ्तगू की और अब प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट के हवाले से, जो कि करप्शन केस है, डेस्क का मामला और एक नेशनल एक्सचेकर को इतना बड़ा झटका लगना और सईद गनी साहब का इसके ऊपर बयान आना। वो ये कहते हैं इस पर कि एक कमीशन फॉर्म होगा, इसके ऊपर तफसीली जो है इंक्वायरी होगी। कैसे इंक्वायरी होगी, कब तक इंक्वायरी होगी, इसकी क्या डेडलाइन हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली रिव्यू पिटिशंस भी हमारी कोर्ट्स में 16 साल तक जब तक चल सकती है स्टील मिल जैसे एक पेरेंट्स इंस्टीट्यूशन के हवाले से। तो क्या ऐसे मामलात हल होंगे या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। जी सर, मैंने तो पिछली दफ़ा बताया था कि इसके अंदर जो है वो सईद गनी साहब का रोल इसके अंदर जो है या नहीं है, आई डोंट नो। इसके अंदर मेन प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्रोक्योरमेंट की है, प्रोक्योरमेंट का जो चीफ है उसका जो है स्पेशल सेक्रेटरी GA डेवलपमेंट सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो आसिफ मेमन है। और वो आसिफ मेमन जो है पिछले 3 साल से, वो इसके 2 साल से इसके ऊपर जो है वो पोस्टेड है। इनकी अपॉइंटमेंट हो गई DG KDA, मगर ये पोस्ट भी डुप्लीकेट होल्ड कर रहे हैं और इन्होंने ये पिछली प्रोक्योरमेंट की थी और वो इनका ये रोल है कि ये टेंडर जो इसका इन्वाइट हुआ था, ये 17 मार्च 2021 को इन्वाइट हुआ था। कमेटी बनी थी 1 अप्रैल को, कंप्लेंट कमेटी, उसके आसिफ मेमन साहब उसके चेयरपर्सन थे। और फिर बिड आई थी 22 अप्रैल को, 6 बिडर को उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। उन्होंने कंप्लेन की, कंप्लेन जो है आसिफ मेमन साहब ने एड्रेस करनी थी। फिर उसके बाद वो कंप्लेन आनी थी PPRA में। PPRA में आसिफ मेमन साहब की बेगम साहबा, उसको PPRA का MD लगा दिया गया मई 3 जून को। और उन्होंने आते ही कंप्लेन जो रिव्यू कमेटी PPRA की वो डिसफंक्शनल कर दी कि ये इलीगल है, इसके अंदर ये नहीं हो रहा, तो वो कंप्लेन आई नहीं। और उसके बाद ये सारा स्कूल का जो 3 अरब का जो करप्शन का जो केस है, इसमें 3-3.25 अरब का अवार्ड हुआ, 2 अरब की करप्शन है। इसकी अब इन्होंने जो कमेटी बनाई है, उस कमेटी का इंचार्ज जो है वो उसी आसिफ मेमन को लगाया है कि वो इसको चेक करे। अपने काम के ऊपर खुद ही पॉसिबल है। नहीं, ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब एक आदमी जिसकी चोरी का इल्ज़ाम है वो कमेटी का चेयरमैन है इंक्वायरी कमेटी का, तो ये सारा का सारा और ये सब मिली भगत है। और इसके अंदर यानी मेन चीज़ ये है कि जो कमेटी का जो मैंडेट है वो दिया है 2020 से 2021 का। 2019 के अंदर इसका अवार्ड हुआ था 5,900 पे और 6,000 पे, वो मैंडेट से निकाल दिया है कि वो 2019 में जो हमने ट्रांसपेरेंसी लेटर लिखा था कि ये 9 इसके अंदर जो है वो तकरीबन 6,000 रुपये की बेंच है, ये अभी ले रहे हैं 30,000 की। वो इसके अंदर कमेटी ने जो कमेटी का मैंडेट बनाया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, वो सब के सब इन्वॉल्व है। और ये करप्शन का महा करप्शन का केस है जिसके अंदर के आइंदा जो है इसका हम इसको टेकअप करेंगे अगले प्रोग्राम में। जी, यानी इसका जो आप कच्चा चिट्ठा है वो अगले प्रोग्राम में इसका खोलेंगे। सर, मलिर एक्सप्रेस वे के हवाले से क्या आप बताना पसंद करेंगे इस पर जो गंद कचरा इसके मामलात, फिर अलॉटमेंट के मामलात, फिर इन्वायरमेंटल लॉ की वायलेशन? मलिर नदी जो है वो कराची के अंदर जो है वो 2 ही नदियाँ हैं, मलिर नदी और लियारी नदी। और कराची जो है 1947 में इसकी आबादी जो थी वो
3 लाख आदमियों की थी, और ये 2 नदियां हैं और बाकी कुछ 10 नाले हैं जो कराची का सारा पानी जो है समुद्र में जाता था बारिशों का। आज बारिशों के पानी से सैलाब आ जाते हैं। रोड पर खड़े हो कल बारिश हुई, आधा घंटे की पूरा कराची डूब गया। ये नदियां जो है इन्होंने इलीगल जो है गवर्नमेंट पॉलिटिशियन ने सारे पॉलिटिशियन मिलकर अलॉट करके नदियों को छोटा कर दिया। गुजर नाला जो है वो इतना बड़ा था, उसको ख़त्म करके अब इसके लिए अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। और यही चीज़ इसके अंदर हो रही है कि मली नदी के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो इन्होंने एक 530 एकड़ अलॉट कर दिया, वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कैंसिल करवाया। फिर उन्होंने 350 एकड़ अलॉट कर दिया, वो कैंसिल कराया। 700 एकड़ अलॉट कर दिया, वो कैंसिल कराया। क्लिफ्टन बीच जो है वो अलॉट कर दिया सिंध गवर्नमेंट ने, वो कैंसिल कराया सुप्रीम कोर्ट से। सही, जो काम अब जो काम कर रहे हैं ये कचरा जो कराची का जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, वो फेंका जाता है यहाँ से 40 मील दूर, और उसके पैसे दिए जाते हैं। 10-20 अरब रुपए सालाना खर्च होते हैं। वो मिल मिला के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले उसको मली नदी में रिक्लेमेशन कर रहे हैं ज़मीन की, और वो उससे चाइना कटिंग करके अलॉट कर देंगे। इसमें 3-4 नुकसान हो रहे हैं। एनवायरनमेंट का कसूर है, इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है। इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है कि ज़मीन मिलारी नदी के बंद बने हुए हैं। बंद बने इसीलिए हैं कि उसके अंदर जो है पानी बहे। वो पानी कैसे उसके अंदर आपने कचरा डाल के उसको प्लॉट अलॉट कर रहे हैं। इसके साथ जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाला जो है जिसको 40 मील दूर जाना है, वो सिर्फ 5 मील में जाके 35 मील का खर्चा अरबों रुपए का वहाँ पे बचत हो रही है। हमने इसकी बात की, कंटोनमेंट बोर्ड वाले से बात की, उन्होंने कहा भट्टो साहब ने हमारा यहाँ पे कोई कचरा नहीं डाला है, हमारा है ही नहीं है। हमने सॉलिड वेस्ट से बात की, वो हौली बात फ़ोन नहीं उठा रहा, क्योंकि उनके साथ नहीं वही डाल रहे हैं। उनके वीडियो आप देखें, वीडियो में उनके नंबर है, सब कुछ है, सारा दिया जा रहा है। ये इसको कंप्लेन है। इसके अंदर जो है अगर ये नहीं होगा तो ये फिर ये कोई 400-500 अरब रुपए की ज़मीन जो है ये जाना कटेंगे, अलॉट हो जाएगी। इस पर नसरा टावर बनेगा और बाद में गिराने की बात करेंगे। तो ये इसका बहुत ही इसके अंदर पाकिस्तान की करप्शन का, ये महा करप्शन का ये बहुत बड़ा केस है जो इस वक्त सिंध गवर्नमेंट जो है इसको इमीडिएटली इसको देखे। जी सर, लेकिन इसमें जो जिस तरह आप बता रहे हैं कि 2-3 मामला इंटरकनेक्टेड हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी हो रहा है यहाँ पे, और फिर ये जो इतना कचरा डंप किया जा रहा है, मुख्तलिफ अथॉरिटी से आपने गुफ्तगू की, सब कह रहे हैं कि हम डंप नहीं करें, तो फिर इसको आइडेंटिफाई कौन करेगा? क्या एग्जीक्यूटिव बॉडी 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत इसमें फेल दिखाई देती है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये मसला चीफ सेक्रेटरी को बता दिया है, चीफ मिनिस्टर को बता दिया है, प्राइम मिनिस्टर को बता दिया है। प्राइम मिनिस्टर ने लेटर लिख दिया है GC साउथ को। ये कोई उठाने वाला इस मुल्क के अंदर कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को बता दिया गया है कि ये हो रहा है, नैब को बता दिया है कि ये हो रहा है। तो चीज़ यही है कि करप्शन का, जैसे हमेशा हमने बताया है प्रोग्राम में, पिछले हमेशा कहते हैं कि करप्शन को आप एक दफ़ा हो जाए तो नस्ल टावर बन जाता है, लोग उसको रिकवरी नहीं कर सकते। करप्शन को रोक लें, ये रोकने के लिए हम आपको दे रहे हैं, इसको नहीं आपने रोका, क्यों नहीं रोका? ये वही चीज़ है जैसे कि स्टूल डेस्क जो है हमने कहा था 5,000 में क्यों नहीं खरीदी, अब 30,000 में खरीद के 2.5 अरब का लॉस हो गया। इसके अंदर ये होगा कि ये ज़मीनें अलॉट करेंगे 2-4 करोड़ की, और हुकूमत का जो पैसा इसके अंदर जो नहीं जाएगा, पब्लिक का जो है वो 400-500 अरब रुपए इसके अंदर कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। फिर आएगा, फिर कराची में सैलाब आएगा, फिर ये सुप्रीम कोर्ट जागेगी, फिर बैठेंगे। आपने जिक्र किया ये सारा का थोड़ी सी बारिश और जगह जगह पानी और ये लोगों को प्रॉब्लम्स, और फिर उसके बाद दोबारा से सवाल उठता है बार बार 18वीं तरमीम का, उस पर फिर अपने आप को जस्टिफाई बेकार है। ये असल में पूरी की पूरी हुकूमत जो है ना इस वक्त फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ये फ्रॉड पे कायम है। मैं आपको बता दूं, अगला आइटम गवर्नमेंट का तो रोल ज्यादा है ना इस पूरे सिनेरियो में। आपको बता दूं PPRA रूल्स के ऊपर जो है ना, अभी पिछले दिनों आया था कि FBR ने एग्जम्पशन मांगी है कि साइबर अटैक हो गया था, तो एक PPRA से एग्जम्पशन मांगी है और उन्होंने उसको एग्जम्पशन दे दिए कि इमरजेंसी में आप काम कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है, चंदा ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर ब्यूरोक्रेट जो है ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। PPRA रूल्स के अंदर ये आप देखेंगे स्लाइड में, PPRA रूल में 42D3 है, उसके अंदर है अर्जेंसी के अंदर आप जो है, अगर आपका जैसे PIA का जहाज़ है वो गया एम्स्टर्डम और उसका टायर ख़राब हो गया, नया ख़रीदना है, तो वो बगैर टेंडर के ख़रीद सकते हैं। ये ऑपरेशनल अर्जेंसी है ये, इसके लिए कुछ नहीं करना होता। अगर उसका साइबर अटैक हुआ है FBR ने, तो उसके लिए उनको कुछ नहीं करना। TCP अगर वीट खरीद रही है, अगर अर्जेंसी है तो टेंडर को छोड़ दें और नेगोशिएट करके, ये रूल में दिया हुआ है। मगर इस रूल को बहाना बना के ब्यूरोक्रेट गवर्नमेंट के फेल करने के लिए, ये शौकत तरीन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, इसके साथ हमारा इंटरेक्शन पिछले हुकूमतों में रहा है।
मगर इसको भी समझ नहीं आ रही कि ये रूल का जो है इस्तेमाल, वो भी ये कह रहा है कि PPRA ख़त्म कर दो, नैब ख़त्म कर दो। क्यों ख़त्म कर दो भाई? आप रूल से काम करें। इसी रूल के हिसाब से जो है पूरे पाकिस्तान चला है। पिछले PPRA रूल 2004 से बने हुए हैं और कहीं पर भी उसके ऊपर जो है वो काम नहीं रुका, चलता रहा। अब ये आ गया है कि ये रूल भी ख़राब है। नैब जो है चलती रही है पिछले 1999 से, बल्कि 1996 से चल रही है। अभी नैब ख़त्म करने का क्यों ख़त्म कर दें भाई? नैब का इस्तेमाल सही नहीं हो रहा, PPRA का इस्तेमाल सही नहीं हो रहा, तो इस्तेमाल करने वालों को ठीक करो ना। ये तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और झूठ पे पूरा का पूरा कायम है। अभी उन्होंने बयान कर दिया कि फेक न्यूज़, यानी आप बताएं कि महंगाई का पाकिस्तान में हाल क्या हो रहा है। महंगाई का हाल ये है कि अभी बयान दिया है फवाद चौधरी ने कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें दुनिया में सबसे कम है, यानी जो इंपोर्ट करते हैं वो गलत है। उसके लिए आप देखेंगे पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 120 रुपये लीटर है और आप देखें तो वहाँ पे जो है अपने सीरिया में 38 रुपीज़ है, 38 रुपीज़ है। इजिप्ट में 90 रुपीज़ है, सूडान में 100 रुपीज़ है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। और आज हमने प्रोग्राम में डिटेल गुफ्तगू की स्टील मिल के हवाले से जो बेज़ाब्तगियाँ हो रही हैं और प्राइवेटाइजेशन के नाम के ऊपर जो नुकसान हो रहा है उसके ऊपर भी हमने डिटेल गुफ्तगू की। स्कूल डेस्क का मामला भी हमने ज़ेर बहस रखा। मलीर एक्सप्रेसवे का कितना बड़ा मामला है, कितना बड़ा इशू है, इसके ऊपर भी हमने गुफ्तगू की। और सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग्स के हवाले से बात की, किस तरीके से मिसयूज़ हो रहा है एमनिटी प्लॉट्स का, और बड़े हॉस्पिटल ज़ियाउद्दीन और साउथ सिटी जैसे अस्पताल कैसे वायलेशन करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।